सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और आज एक बड़ी डेवलपमेंट सेनेट में हुई जहां पर एक करारदाद मंजूर की गई और उस करारदाद का मतलब ये था कि इस वक्त इलेक्शन नहीं कराए जाएं, हालात और माहौल साजगार नहीं है, इसको मुलतवी कर दिया जाए। सेनेटर दिलावर खान की जानिब से ये करारदाद पेश की गई जिसमें मौसम को भी बुनियाद बनाया गया और ये कहा गया कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मौसम की बड़ी शिद्दत होगी, बर्फबारी हो सकती है, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हालात वहाँ पर बड़े सख्त होंगे और इन हालात में इलेक्शन के इनेकाद को मुमकिन बनाना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। और फिर साथ साथ अमन अमान की सूरत हाल पर भी सवालिया निशानात उठाए गए और कहा गया कि ऐसे हालात नहीं हैं, कुछ सियासी जमातें कुछ इलाकों में महफूज नहीं हैं और कुछ माजी के वाक़यात को भी उसमें कोट किया गया कि चंद एक वाक़यात ऐसे पेश आ चुके हैं जिनको बुनियाद बनाकर अभी इलेक्शन को फिलहाल मुलतवी किया जाए। और इस करारदाद को फौरी तौर पर एजेंडे का हिस्सा ना होते हुए भी सेनेट से आज मंजूर करवा लिया गया। अब इस मंजूरी के बाद फौरी तौर पर वहाँ मौजूद चंद अरकान का भी रिएक्शन सामने आया। नून लीग की नुमाइंदगी वहाँ सेनेटर अफनानुल्लाह कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन को अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होना चाहिए। माजी में हमने देखा कि जंग अजीम के बाद भी, जंग अजीम दोम के बाद भी इलेक्शन को डिले नहीं किया गया और पाकिस्तान में माजी में भी फरवरी में 2 इलेक्शंस का इनेकाद हो चुका है। फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी ज़राए से ये खबर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि इस करारदाद का इलेक्शन के अमल पर कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा और इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। लेकिन इस करारदाद की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके बाद जो एक भौचाल सा एक वक्ती तौर पर ज़रूर आया जिसने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को भी मुतासर किया, चाहे कानूनी तौर पर इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है लेकिन पॉलिटिकली इसने बहरहाल एक फ़ज़ा ऐसी पैदा की जिससे एक बेयकीनी का तासुर उभरा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से मार्क सामने आए थे कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने और उससे मुतालिक कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश ना की जाए। तो अब सूरत हाल आगे क्या बनने जा रही है? सियासी जमातें कैंपेन तो कर रही हैं, अब ये इस करारदाद के नतीजे में क्या माहौल थोड़ा सा तब्दील हो सकता है और 8 फरवरी के बाद क्या सूरत हाल बनेगी, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो आज करारदाद पेश की गई और फिर मंजूर भी हो गई, ज़रा इस पर मैं आपके कमेंट्स चाहूँगा कि ये क्यों ज़रूरत पेश आई इन मेंबरान को? इतनी कम तादाद में लोग मौजूद थे, चाहे उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, चाहे उसका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है इस करारदाद का, लेकिन उससे एक तासुर तो उभरा, एक बेयकीनी की फ़िज़ा को हवा देने की कोशिश की गई। तो अब ये आगे क्या सूरत हाल मज़ीद कुछ खराबी की तरफ जा सकती है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हम 4-5 साल से देख रहे हैं कि सेनेट जो है वो उसके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है मुसलसल। अपर हाउस को जो है वो इंतहाई इंफीरियर हाउस बना दिया गया है और जो इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सेनेट है वो एक हॉर्स ट्रेडिंग से लेके, एक फादर ट्रेडिंग से लेके एक ऐसा अखाड़ा बन चुका है जिसके अंदर असूल और जमहूरी तकाजे, कभी कैमरे निकलते हैं और कभी अकलियत वाला अक्सरियत में आ जाता है, कभी एक काम हो जाता है, कभी 2 काम हो जाता है और सब कुछ सेनेट में ही होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस करारदाद के बाद ये चीज़ बड़ी अहम होती जा रही है कि सेनेट के इलेक्शन भी अवाम के वोटों से ही होने चाहिए। ये जो सिलेक्टेड सेनेट है इसका बिहेवियर जो है वो सिलेक्टेड बिहेवियर की तरह, मैं बड़ी एक बुनियादी इस चीज की पे बात कर रहा हूँ। बाकी जहां तक गालबन मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर सेनेट के इंतखाबात 2 तरह होते हैं। हमारे जो सेनेट के इंतखाबात हैं वो सूबाई असेंबली के मेंबरान और कौमी असेंबली के मेंबरान जो है वो इनडायरेक्टली करते हैं, जबकि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिसके अंदर अपर हाउस के इलेक्शन भी पब्लिक के वोटों से होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सेनेट है इसने सेनेट को बहुत ज्यादा इंफीरियर और वनरेबल बना दिए और पिछले अरसे में जितने भी सेनेट के इंतखाबात और मुख्तलिफ पोजीशंस के इंतखाबात हुए हैं वो बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज थे। और अगर सेनेट का अपना ही इलेक्टोरल रिकॉर्ड उठा के देख लें तो वो ये गवाही देगा कि उन इलेक्शंस के अंदर क्लियर कट धांधलियां हुई हैं। तो लिहाजा इस किस्म की चीजों से बनने वाले इदारे जो होते हैं वो फिर कॉम्प्रोमाइज्ड फैसले करते हैं। आज का जो सेनेट की करारदाद है वो सेनेट के शायान शान नहीं है।
वो सेनेट के एक मेंबर के भी शाया निशान नहीं है, कुजा के 14 हो। और फिर स्पेशली जब चेयरमैन साहब भी सीट पे बैठे हों तो उनकी अपनी सीट की हुर्बत के तकाजे थे जो भी नहीं पूरे किए गए, और एक ऐसी करारदाद जो कोरम के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं करती थी और किसी किस्म की जमहूरी रवायत और किसी भी अमल के लिए वो मुनासिब नहीं थी, वो जो है उसको पास किया गया। और सेनेट का एक और बहुत बड़ा इस वक्त एक चैलेंज है सेनेट के सामने कि 12 मार्च को सेनेट की मुद्दत खत्म हो रही है। सेनेट को तो खुद कॉन्शियस होना चाहिए कि वो जाके वो इलेक्शन से भागने की कोशिश करे। और तीसरी बात और आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा कि ये करारदाद जो है ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पेश की गई है, चूंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो अवाम को वोट डालने से रोकता है, ठीक है जी। और सेनेट ने जो है वो इलेक्शन रोकने की करारदाद पास कर दी है। वो जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट कर रहा है और पार्टियों के इंतखाबी निशानात को खत्म कर रहा है और वोटर्स के जो वोट डालने के जो जमहूरी तकाजे होते हैं उनको सेनेट वो इलेक्शन कमीशन मुतासिर कर रहा है। और सेनेट ने जो है उसका एक मतलब जिसे मावन बन के जो है पूरे इलेक्शन के अमल को ही वो करने की कोशिश की है, डाइवर्ट करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे इकदाम जो हैं ये जमहूरी फोर्सेस के लिए और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एक चैलेंज है। और इसको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सियासतदानों को खुद अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए आपस में इकट्ठे होकर बातचीत करके एक अच्छा माहौल बना के आगे चलना चाहिए। हम तो क्या ही सकते हैं, ठीक है जी। बाकी अब सियासतदानों की नजर कुर्सी तक पहुंचने, उन्हें इलेक्शन से गरज नहीं है, उन्हें। और दुरानी साहब फिर ये इस तरह की करारदाद या इस तरह के अमल से फिर एक बार फिर क्या अदालत को इंटरवीन करने का मौका दिया जा रहा है? हमने इससे पहले भी देखा कि जब इलेक्शन की डेट का मामला था तो अदालत ने इंटरवीन किया, उस मामले में अपना किरदार अदा किया। फिर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होना था, उस पर भी अदालत ने ही इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि आप इलेक्शन के शेड्यूल का एक प्रोग्राम का ऐलान करें। फिर बड़ा वाजे और क्लैरिटी के साथ ये रिमार्क सामने आ गए थे कि 8 फरवरी ही वो डेट होगी कि जिस दिन इलेक्शन होने, और इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन ना फैलाई जाए। अब इतनी वाजे हिदायत और रिमार्क्स जो ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से आए, उसके बाद भी इस तरह की करारदादी, तो ये मकासद क्या हो सकते हैं? और फिर क्या कोर्ट भी इसमें अपना कोई अभी मजीद किरदार अदा कर सकती है सूरत हाल में? देखिए, कोर्ट का ताल्लुक है, मैं ज़ाती तौर पे मैं कोर्ट की सियासी मामलात में कोर्ट को घसीटने के हक में नहीं हूँ। सारा दिन जो है वो कौम बैठ के जो है सियासी केसेस के बारे में टेलीविजन पे गुफ्तगू सुनती रहती है जिसमें से निकलता कुछ है नहीं। तो असल तकाजा तो ये था कि सियासतदान खुद सियासी मामलात को आपस में मिल बैठ के जो है वो तय करते। लेकिन होता यही है कि वो इलेक्शन के लिए अवाम पे तवज्जो करने के बजाय वो मुख्तलिफ इदारों के पास जाते हैं। इसी तरह अपनी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए वो अपनी जो मफाहमत और अपनी गुफ्तगू की और डायलॉग की ताकत को इस्तेमाल करने के बजाय अदालतों को खींच के बीच में ले आते हैं, जो कि अफसोसनाक है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत तो है नहीं। हाँ, इसके ऊपर एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो अदालत में भी गालबन हो जाएगा, जिसमें कुछ नारे लग जाएंगे, कुछ बातें कर दी जाएंगी, वो रिपोर्ट भी हो जाएंगी। लेकिन इस करारदाद की एज सच इलेक्शन के होने ना होने से कोई ताल्लुक। सही। और दुरानी साहब, अभी जो 8 फरवरी से हम 33 दिन दूर हैं, आज जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये 33 दिन पहले वाला माहौल आपको नज़र आ रहा है? सियासी जमातों की वो संजीदगी या वो दिलचस्पी आपको नज़र आ रही है? क्या जिस तरह से इंतखाबी कैंपेन होनी चाहिए उस तरह से आपको सियासी जमातें इस वक्त ग्राउंड में जाती हुई, कॉर्नर मीटिंग्स करती हुई, पब्लिक गैदरिंग्स करती हुई नज़र आ रही हैं? यानी वो इलेक्शन वाला माहौल इस वक्त है या कोई गैर संजीदगी आपको नज़र आ रही है सियासी जमातों की तरफ से? देखिए, मैं तो आप एक ऐसी स्टेटमेंट देने लगा हूं जिसके बारे में मैं बहुत क्लियर हूं कि कौम के 558 अरब खर्च करके इलेक्शन कमीशन जो है वो उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से, आवाम को वोट के हक से, पीटीआई को उसके इंतखाबी निशान से और मुल्क को जमहूरियत से महरूम कर। मतलब ये है कि 558 अरब रुपए जो इदारा खर्च कर रहा है कि इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाएं,
वो जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स को गायब करा रहे हैं, फाड़ रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, वो अवाम को की गिरफ्तारियां और उनके साथ होने वाली डिस्टॉर्शंस को नहीं रोक रहे। वो इस वक्त जो है जिन पॉलिटिकल पार्टीज का खुद इलेक्शन कमीशन पैटर्न है, हाफिज है, और ये उसकी आईनी जिम्मेदारी है, वो आईनी जिम्मेदारी को पूरी करने के बजाय जो जैसे कहते हैं टेक्टिकल इश्यूज के ऊपर जो है वो पार्टियों के इंतखाबी निशान छीन रहा है और फिर उनके खिलाफ खुद अदालत में जा रहा है। ये एक अनोखी बात है कि जो इदारा आइन में बना इसलिए है कि वो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल वर्कर्स, वोटर्स और पूरे पॉलिटिकल माहौल को तहफ़्फ़ुज़ दे पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टॉर्शन के खिलाफ, वो खुद इंतजामी डिस्टॉर्शन के जरिए जो है पॉलिटिकल प्रोसेस से लोगों को बाहर कर रहा है। मैं समझता हूं कि ये अमल जो इलेक्शन कमीशन का है, इसने पूरे मुल्क के अंदर जमहूरी प्रोसेस को स्लो डाउन ही नहीं किया हुआ, बल्कि जमहूरी प्रोसेस के रास्ते में रोड हम्प्स बनाए हुए, और इन हम्प्स के अंदर ये एक और हम्प जो है वो इसके ताउन के लिए जो है सेनेट ने आके भी खड़ा कर दिया है। तो ये जो सारा अमल है इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। मैं दोबारा कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन को अपने आप को रिविजिट करना चाहिए। वो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस हो रहा है और वो पूरे पाकिस्तान की जमहूरियत को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है इस किस्म के फैसले करके, जो कि गैर जमहूरी भी हैं, गैर आईनी भी हैं और गैर कानूनी भी हैं। और इसके ऊपर अब कानून का, अदालतों का तो रोल इतना ही होता है कि उन्होंने जो प्रे उनके पास जाएगी उसके जवाब में उन्होंने कुछ करना होता है, जबकि इलेक्शन कमीशन का इंतजामी अख्तियार जो है वो उसको ये वुसअत देता है कि वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हुकूमत के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो ये बात जो है ये बड़ी के मतलब 558 अरब खर्च करके कौम अपने बुनियादी हकूक इलेक्शन कमीशन से सल्ब करवा रही है। सही। तो दुरानी साहब, ये इस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ात या जो खदशात इस वक्त आपके हैं और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर जिस तरह आपकी राय है, इसी से मिलते जुलते तहफ़्फ़ुज़ात मुख्तलिफ वकला तंजीमों के भी हमने पाकिस्तान बार काउंसिल का मौक़िफ़ देखा, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन के रवैये को अलग अलग महसूस किया और उस पर अपने अपने उन्होंने भी राय दी है और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का उन्होंने बार बार मुतालबा दोहराया। तो इन हालात में अगर ये 8 फरवरी तक हम चले जाते हैं और वो पोलिंग डे भी जैसे तैसे करके गुजर जाता है तो फिर तो ये बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन होने जा रहे हैं। फिर क्या साफ शफाफ गैर जानिबदार इलेक्शन कहलाएंगे और फिर इनके नताइज क्या मजीद मुतनाज़ी नहीं हो जाएंगे गुज़िश्ता इलेक्शंस के मुकाबले में? देखिए, मैं तो ये बात पहले भी कर चुका हूँ कि देखिए ये इलेक्शंस जो हैं, ये माजी में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उन पे इतराज़ात हुए हैं, लेकिन किसी इलेक्शन को भी कंप्लीट रिजेक्शन नहीं मिली। रिजेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन को मिली थी जो 1977 में हुई थी, और उस रिजेक्शन की वजह ये थी कि उस इलेक्शन के अंदर इतनी ब्लेटेंट प्री पोल रिगिंग हुई थी कि गैर मतलब जिसे कहते हैं बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए उम्मीदवारों को उठा लिया, अला हाजिर कागज फाड़ दिए, ब्ला ब्ला, और इलेक्शन वाले दिन भी। तो आज जो इस वक्त प्री इलेक्शन एटमॉस्फेयर है उसके अंदर सवाए प्री पोल रिगिंग के और कुछ लोगों के लिए रास्ता बनाना और कुछ लोगों के लिए रास्ता रोकने के अलावा इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा। वो जो है वो बुरी तरह से अवाम को अदम तहफ़्फ़ुज़ में रख के उन्हें ये पैगाम दे रहा है कि आपने इलेक्शन वाले दिन अगर आप वोट देने ना ही जाएं तो बेहतर रहेंगे। मतलब इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त जिसे कहते हैं वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक जाने से रोक रहा है। वो आज के दिन में पार्टियों के जलसों से पहले पुलिस के जरिए उनकी कुर्सियां उठवा देता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन का शेड्यूल आ जाता है उस वक्त हुकूमत हकीकी मानों में इलेक्शन कमीशन की होती है, और अगर वो अपनी ड्यूटियां ना कर सके तो इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर देना चाहिए और पूरे प्रोसेस को रोक देना चाहिए। सही। वो जो है इस वक्त पुलिस किसी की कुर्सियां उठा रही है, किसी की बेल होती है उसको उठा के ले जा रही है, किसी को अंदर बंद कर रही है, किसी को खोल रही है, कोई रो रहा है, किसी के घर पे तोड़ फोड़ हो रही है। मतलब ये है कि ये सारे काम अगर इलेक्शन कमीशन करवा ही रहा है तो इसका मतलब ये है कि 558 अरब में ये कौम जो है
ये अपने बुनियादी हकूक से महरूम होने का टैक्स दे चुकी है इलेक्शन कमीशन को, जिसके सर के ऊपर जो है वो अब कौम की डिस्टॉर्शन कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का ये जिन सियासी जमातों के साथ ये हो रहा है, तो अब कतल कलामी की माजरत, जिन सियासी जमातों के साथ ये हो रहा है उनके पास अब ऑप्शंस क्या हैं? या तो फिर वो अदालत का दरवाज़ा हर छोटे छोटे मामले पर खटखटाएं, और हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ मामलों पर अदालत में मौजूद भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें पहले दिन से बता रही है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उनके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला नहीं है। नून लीग के लिए ज़रा हालात को साजगार रखा जा रहा है। तो अब या तो अदालत जाएं या फिर एक्सेप्ट करें मौजूदा हालात को, और जितनी भी बची कुची फील्ड है उसी में रहते हुए फिर परफॉर्म करने की कोशिश करें। यही दो ऑप्शन हैं या कोई तीसरा ऑप्शन भी आपकी नज़र में इन जमातों के पास मौजूद है? देखिए, मैं तो हमेशा से तीसरे ऑप्शन के ही हक में रहा हूं, और मैंने उसके लिए, आप अगर देख लें मेरा सारा पिछले 3 महीने से जो भी मैंने एक्टिविटी की है, मेरा ये ख्याल था कि PMLN, पीपल्स पार्टी, बाकी जो पार्टियां वो और PTI, इनकी क़यादत को मिल बैठ के इस वक्त कौमी तकाज़ों के मुताबिक एक नेशनल यूनिटी प्लान बनाना चाहिए, मिसाक पाकिस्तान करना चाहिए कि ये सब पार्टियां अपने अपने इलेक्शंस लड़ें, लेकिन इसके साथ ये भी फैसला करें कि इलेक्शन के बाद हम, जैसे आपने ब्रिटेन की मिसाल दी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इलेक्शन हुआ, और लेकिन आपको पता है कि उस इलेक्शन के बाद हुकूमत जो बनी थी वो क्या थी? वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट थी चर्चिल की सरबराही में, जिसमें तमाम पार्टीज जो हैं वो उसमें शरीक थीं, और उन्होंने एक 25 रुकनी कैबिनेट बना के सारे अमल को अगले अरसे में उसी के जरिए चलाया। इसी तरह नेल्सन मंडेला जब आया साउथ अफ्रीका में, उसने भी उस वक्त के जंगी तकाजों या उस वक्त के चैलेंजिंग सिचुएशंस को देखते हुए उसने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई। आपस में एक दूसरे के कपड़े नहीं फाड़े या एक दूसरे से आगे निकलने के लिए किसी से मदद नहीं ली, और इलेक्शन कमीशन को जो है एक इदारे को किसी दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा जो भी नफरतें माजी में थी, अब हम उन नफरतों के मुकाबले में अपने इत्तेहाद के जरिए और अपनी यूनिटी के जरिए अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे। इसी तरह आप उधर देख लें, आयरलैंड में देख लें, वेस्ट जर्मनी में जब ग्रेट रिसेशन आया 2008 में, उसके बाद उन्होंने ऐसे किया। तो जिंदा कौमों की जिंदा सियासी क़यादत जो है वो फैसले किया करती है आउट ऑफ बॉक्स और हालात के तकाजों के मुताबिक, और इसका तो पूरा ब्लूप्रिंट मैंने बना के इनको दिया। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने इस मुल्क में कभी आज तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। ये डरते हैं तो अवाम से डरते हैं, सिर्फ ये अवाम के वोट के हक से डरते हैं। और आज पूरी हुकूमती मशीनरी, पूरा इलेक्शन कमीशन एक काम कर रहा है, 558 अरब रुपए लेके, कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अवाम कहीं अपनी मर्जी से वोट ना डाल दें, और अगर उन्होंने वोट डाल दिया तो बड़ा तूफान आ जाएगा। तो अब सेनेटर भी उनके हमायत के लिए आ गया कि अब ये नहीं है कि इस करारदाद की वजह से इलेक्शन हो जाएंगे। इस करारदाद के जरिए अवाम को इलेक्शन से डिस्करेज किया जा रहा है। ये वोटिंग परसेंटेज को गिराने के इकदाम हैं जो इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है, और अभी सेनेट ने भी किया है। सेनेट और इलेक्शन कमीशन का किरदार इस अवाम को पोलिंग स्टेशन तक जाने से रोकने का है, उनको डिस्करेज करने का है। जलसे ना हो, अवाम उसमें रहें, सच हो पंज में रहें कि होंगे कि नहीं होंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पुलिस जाने दे, नहीं जाने देगी। अब दुरानी साहब, ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वाली जो आपकी तजवीज़ थी, ऐसा महसूस होता है कि नून लीग ने पार्शली तो इसको अडॉप्ट किया है और माना है, क्योंकि आप देखें पीपल्स पार्टी और PTI को छोड़ के मुल्क की दीगर जो सियासी जमातें उन सबको नून लीग ने इंगेज किया, डायलॉग किए, किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट, किसी के साथ इलेक्टोरल अलायंस बनाने की बातें हो रही हैं। तो ये अब बाकी सारी जमातें एक साथ हों और मुल्क की दो बड़ी जमातें अलग-अलग अपनी कैपेसिटी में इलेक्शन लड़ें, तो ये एक हेल्दी इलेक्शन आप इनको कहेंगे, एक मुकाबले की फ़ज़ा में इलेक्शन हो रहे हैं। और उसके बाद फिर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शायद उधर जाकर बैठ जाए, चूंकि PTI का इल्हाक इन तमाम जमातों के साथ बज़ाहिर तो इस वक्त मुश्किल ही नजर आ रहा है, तो वो आपकी उस तजवीज़ पर किसी हद तक अमल होता आपको नजर आ रहा है 8 फरवरी के बाद? देखिए, वो जो नून ने उस तजवीज पे जो अमल किया है, वो मैंने बिल्कुल उनके बारे में यही कहा था कि जिस रवज पे वो जा रहे हैं उसमें फिर उन्हें जल्द से पुलिस लाइन में करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अवाम से अपनी लाइन काट दी। मतलब ये है कि नून इस वक्त जिस चीज को रेजिस्ट कर रही है वो तो पब्लिक ओपिनियन है,
वो पब्लिक के वोट से तो घबरा रहे हैं, लीडरों से जरूर गले मिल रहे हैं। और ये भी मुझे पता है कि अगर इलेक्शन हो गए उसके बाद पीपल्स पार्टी भी, मतलब पीडीएम की पूरी जो जिनकी यूनिट, इनकी जो पॉलिटिकल यूनिटी गवर्नमेंट थी, वो ही आगे भी वो बनाना चाह रहे हैं। और जो कुछ उस हुकूमत में अवाम के साथ हो गया वही आगे भी होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो पीएमएलएन ने जो अलायंसेस फॉर्म किए हैं वो पाकिस्तान के अलायंसेस नहीं है, वो मफाद के अलायंसेस हैं, वो खानदानी मरूसियतों के अलायंसेस हैं, वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अलायंसेस हैं, वो अवाम के वोट पे ट्रस्ट के अलायंस नहीं है। अगर अवाम के वोट पे ट्रस्ट करना होता, मैंने तो कहा था कि अब पिछली दफा भी यही नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट पीडीएम की हुकूमत की शक्ल में बनी थी, 16 महीने के अंदर अवाम की चीखें निकल गई। मतलब ये है कि आप अगर 50% असम्बली के ऊपर जो है एक हुकूमत बना लेती है जिसमें 60% अवाम बाहर हो, तो उस हुकूमत का वो सब कुछ हो सकती है, मुंतखब हुकूमत तो नहीं हो सकती, वो अवाम की हुकूमत नहीं हो सकती, वो सियासतदानों की हुकूमत हो सकती है। और वैसे पाकिस्तान की तारीख भी यही है कि इसके अंदर अवाम को हुकूमत में लाना किसी सियासतदान की तरजीह नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात की हुकूमत चाहिए, अपने मफादात का हसूल चाहिए और अपने मफादात का तसल्सुल चाहिए। और यही तरजीहात जो है इस वक्त भी चल रही है। इलेक्शन कमीशन भी इसमें मुआवनत कर रहा है, सेनेट भी मुआवनत के लिए आ गया। तो दुरानी साहब, अभी आखिरी सवाल के फिर जो पाकिस्तान के इस वक्त चैलेंजेस हैं, खास तौर पर जो मुआशी चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, उसमें तो फिर अगले 1 साल से 2 साल का अरसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर यही इंटेंशन या यही विल इन तमाम सियासी जमातों की रही और हुकूमत में आकर ही अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करते रहे, तो पाकिस्तान का मसला तो फिर वहीं खड़ा है। पाकिस्तान तो मजीद धंसता चला जाएगा कर्जों के बोझ तले और बैरूनी मुश्किलात पाकिस्तान की बढ़ती जाएंगी। फिर देखें, जब मैंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की थी उस वक्त मैंने साथ ही ये कहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में एक मुस्बत इनिशिएटिव लिया गया SIFC का, जिसमें कि मुल्क की इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकदाम होने हैं, जिसके अंदर मुल्क के वो शोबे जिनके इस वक्त अटेंशन की जरूरत है, उसके लिए फौज से लेके मुल्क के तमाम इदारे जो हैं वो इकट्ठे मिलके उस एजेंडे को लेके आगे चल रहे हैं। मेरी तजवीज ये थी कि सियासतदान भी इकट्ठे हो जाएं और वो कहें कि हमारे अगले 5 साल जो है वो अपनी ज़ाती मफादात से बालातर होकर मुल्क की मईशत के लिए होंगे, SIFC के प्लान्स को आगे बढ़ाने के लिए होंगे, मुल्क में खुशहाली लाने के लिए होंगे, दहशतगर्दी से लड़ने के लिए होंगे। वो दहशतगर्दी जिसमें इस वक्त अमरीकी असला इस्तेमाल हो रहा है और लेटेस्ट वेपनरी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उससे जंग करने के लिए सियासतदानों अपने मफादात से आगे बढ़ के मईशत और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठा होना एक जरूरत थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हो रहे। इसके नतीजे में अब जिस किस्म के इलेक्शन की तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है, इसके नतीजे में 2 ही चीजें बन सकती हैं। एक तो या तो बनेगा चूचू का मरबा बनेगा जिसके ऊपर कोई एक बंदे को लाके बिठा दिया जाएगा या के बैठ जाएगा, और या फिर ये है कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूच और एक की दुम, ये फिर आप उसमें लड़ना शुरू कर देंगे जिसके नतीजे में मुल्क में। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे। जो खदशात हैं, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आगे का जो मंजरनामा इस वक्त उनको नजर आ रहा है इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद का, उस पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नून लीग में टिकट्स की तकसीम का जो मामला है अभी तक क्यों इल्तवा का शिकार है और दीगर मामला क्यों आगे नहीं बढ़ रहे, इलेक्शन कैंपेन क्यों उस तरह से नहीं हो रही जिसकी जरूरत है, एक ब्रेक के बाद उनसे इस बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और इलेक्शन की डेट आने से पहले से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून पर मुख्तलिफ सियासी जमातों, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और PTI की जानिब से तनकीद होती रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इन जमातों को नहीं मिल रही और मुस्लिम लीग नून के लिए हालात को साजगार बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब जब आज सेनेट में यह करारदाद मंजूर हुई इलेक्शन के इल्तिवा की, तो उस पर नून लीग का फौरी तौर पर वही रिएक्शन सामने आया कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए और किसी हद तक नून लीग ने अपनी इस पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश भी की कि वो इलेक्शन का इल्तिवा नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी
ये तासुर अपनी जगह पर मौजूद है कि आखिर नून लीग ही अभी तक क्यों अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसका ऐलान नहीं कर रही, पब्लिक में भी नहीं जा रही, इसके बावजूद उसको इलेक्शन के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है, नंबर्स भी वो बड़े टेक्निकली और बड़े स्मार्ट तरीके से अपने पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तासुर बहरहाल जो इस वक्त बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI बनाने में कामयाब रही हैं, अब ये किस हद तक दुरुस्त है तासुर और क्या वाकई के लिए हालात पैदा किए जा रहे हैं, और फिर टिकट्स की तकसीम के मामले पर अभी तक क्यों कोई वाज़ेह मौक़िफ़ या ऐलानात नून लीग की जानिब से सामने नहीं आ रहे, इस पूरे मामले पर गुफ्तगू करते हैं। राजा रियाज साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राजा रियाज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। राजा साहब, ये नून लीग पर जो इल्ज़ाम लग रहा है कि इलेक्शन में आपको कामयाबी दिलवाने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है, दीगर जमातों से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी जा रही है, आपने भी चंद माह पहले ज्वाइन किया नून लीग को, तो ये नून लीग की हवा को देखते हुए आपने ज्वाइन किया? बिल्कुल झूठ है, ये सिर्फ पीटीआई वालों का प्रोपेगेंडा है। आप देखें 2400 लोगों ने पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की तरफ से कागज जमा कराए हैं। अगर ये सख्तियां होती है जिस तरह के ये प्रोपेगेंडे झूठे करते हैं, फ्रॉड और बोगस मीडिया पे सारा चलाते हैं, तो ये 2400 लोग कहाँ से कागज जमा कराने में कामयाब होंगे? तो सबके लिए एक जैसा माहौल है, सब ये एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है, कोई इशू नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा ये पीटीआई का। जी, लेकिन राजा भी आप कह रहे हैं कि 2400 लोगों ने कागजात जमा कराए, सबके लिए एक जैसा माहौल है, तो 2400 में से जितने कागजात उनके मुस्तरद हुए, क्या दीगर जमातों के उतने मुस्तरद हुए? क्या ये फिर एक रूटीन का प्रोसेस है या ये इस पर कहीं शकों को शुबात जाहिर किए जा सकते हैं? बहुत से लोगों के कागज जो है वो रिजेक्ट हुए हैं और अपील का मौका है, सारे लोग अपील में जा रहे हैं। आज मैं देख रहा था टीवी पे, काफी लोगों को अपीलों में शेख रशीद साहब को मिल गया। इसी तरह काफी लोगों को जिन पे 9 मई के वाकयात में जो दहशतगर्द है, उनके अलावा तमाम लोगों को इजाजत मिल जाएगी। कुछ को मिल गई है, कुछ को मिल जाएगी। तो ये अपीलें का मौका, इसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो बड़े फोरम में ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो राजा आप देखते हैं, चलें अब किसको इजाजत मिलती है किसको नहीं मिलती है, मामला आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो नून लीग के टिकट्स की तकसीम का मामला है, ये क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है? ये कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा इतना मुश्किल और सख्त मेरिट है कि जिसके तहत फैसला ही नहीं हो पा रहा कि किसको किस हल्के से टिकट देना है? ये इतने इंटरव्यूज हो गए और इतनी आप लोगों की इस सिलसिले में गैदरिंग्स हो चुकी हैं, अभी तक कोई फैसला क्यों निकल कर, कोई ऐलान क्यों नहीं सामने आ रहा है? जी, नून लीग का बोर्ड मियां नवाज शरीफ की क़यादत में उन्होंने सारे सूबे मुकम्मल कर लिए हैं और सबके इंटरव्यूज कर लिए हैं। अब वो तकरीबन फाइनल एक आला सती बोर्ड है, वो बैठ के, जिसमें पार्टी की सीनियर क़यादत शामिल है, वो बैठ के इनको फाइनल कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द नून लीग अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। तो राय साहब, ये ऐलान फिर हो क्यों नहीं पा रहा? ये इसमें क्या रुकावट क्या आ रही है कि जो पुराने लोग पार्टी के साथ हैं उनकी डिमांड है कि उन्हें टिकट दिया जाए, सारे नए लोगों को, जिनको जिसमें आप भी शामिल हैं, मुख्तलिफ और लोगों ने बड़ी तादाद में नून लीग ज्वाइन की है, तो उनको भी यकीन दहानियां करवा कर ही पार्टी में शामिल किया गया। तो अब ये दोनों में से किसका सिलेक्शन किया जाएगा? नए आने वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी या फिर क्राइटेरिया क्या है पुराने लोगों के लिए? जाहिर है जो यकीन दहानियां या वादे हैं वो भी पूरे करने हैं, पार्टी के लोगों को भी अकोमोडेट करना है। नून लीग बहुत बड़ी जमात है, इंशाल्लाह पंजाब और वफाक में नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है। तो कोई अगर लोग इधर से टिकटों से रहेंगे तो उनको आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, तो पंजाब हुकूमत बहुत बड़ी है, वफाकी हुकूमत बहुत बड़ी है, सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। तो राजा, आप ये कह रहे हैं कि नून लीग सबसे बड़ी जमात है, पंजाब और वफाक में आपकी हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी एक सूबे में भी नून लीग अपनी कैपेसिटी में सिर्फ अपनी ताकत के बल पर इलेक्शन लड़ने नहीं जा रही। हर सूबे में आप दूसरी सियासी जमातों के साथ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, आगे साथ चलने के वादे वही दो रहे हैं और मुख्तलिफ सीट्स भी उनको ऑफर की जा रही हैं। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर आप पंजाब और वफाक में कामयाब हो सकते हैं तो फिर अपनी कैपेसिटी पर क्यों नहीं लड़ रहे इलेक्शन? उसकी वजह यह है कि हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क को जो मुश्किलात है, उसके लिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोग ऑन बोर्ड होंगे उससे मुल्क को फायदा है। मुल्क इस वक्त शदीद माशी बहरान से गुजर रहा है और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, गरीब आदमी तरफ जीना मुश्किल हुआ है और कारोबार चल नहीं रहे, बेरोजगारी है और हालात बहुत माशी तौर पे मुल्क के खराब है।
इनको दुरुस्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अगर ऑन बोर्ड होंगे और ज्यादा लोग एक बेस पे बैठेंगे, हमारा इमरान खान ने वाला तरीका नहीं है कि अकेले ही किसी को सबको चोर डाकू की गालियां देना। हम समझते हैं कि बाकी जमातें भी मुल्क के हमदर्द हैं और उनकी क़यादत मुल्क के साथ मोहब्बत करती है और मुल्क की बेहतरी सोचती है। तमाम जमातों के जो क़यादत है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको हुकूमत में भी शामिल करें, उनको एक टेबल पर भी उठाएं और पाकिस्तान के गरीब आदमी को जो इस वक्त बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा है उसको रिलीफ मिले। जी, तो राय साहब, ये जो बाकी जमातों की जब आप बात करते हैं कि सबको साथ मिलाकर बिठाना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो अभी हम आपकी चारों सूबों में जो एंगेजमेंट देखें तो उसमें ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप बात कर रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ आप इलेक्टोरल अलायंस बनाने जा रहे हैं सिंध में, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने को तैयार हैं। तो जब बड़ी जमातों को ही साथ नहीं बिठाएंगे तो फिर ये साथ बैठना किस काम का होगा? ये तो फिर क्या अपने जाती मफाद की बात नहीं हो रही है? देखें, हम सियासी लोग हैं, मुस्लिम लीग नून डायलॉग पर यकीन रखती है। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी के साथ तो जरूर डायलॉग होंगे, एक इमरान खान के साथ नहीं हो सकते क्योंकि उसकी सोच दहशत गर्दों वाली है। बाकी अगर उस पार्टी के कुछ लोग, जिस तरह अभी जो लोग हैं, अगर यही चेयरमैन रहे तो इनसे भी बात हो सकती है। कोई ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसले हल करें, हम तरक्की करें, हमारा मुल्क खुशहाल हो और गरीब आदमी को रिलीफ मिले, बिजली के बिल से, गैस के बिल से उसे फौरन रिलीफ दिया जाए। इसके लिए हमें जंगी बुनियादों पर हुकूमत चलानी पड़ेगी और जंगी बुनियादों पर फैसले करने पड़ेंगे। तो उन फैसलों में ज्यादा लोग अगर ऑन बोर्ड हो गए तो उसका फायदा होगा। तो राय साहब, आपकी गुफ्तगू से कुछ ऐसा इशारा मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप इलेक्शन से आउट ही समझते हैं? अभी जाहिर है कि वो अदालत गए हुए हैं, बल्ले का निशान उनको मिलता है या नहीं मिलता, अगले चंद दिनों में इसका फैसला हो जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कानूनी मुश्किलात हैं उसके नतीजे में आप ये समझते हैं कि इस वक्त वो अगले इलेक्शन से आउट हैं, अगले 30-32 दिन में कोई अच्छी खबर उनके लिए नहीं आने वाली? नहीं, अभी उनके पास सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने अप्लाई कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, देखें क्या फैसला होता है। अभी तो उनके पास बल्ला नहीं है, लेकिन एक फोरम पे वो गए हैं, उसका रिजल्ट देखेंगे फिर इस बारे में कुछ कह सकते हैं। लेकिन राजा साहब, इसका एक सियासी पहलू भी है ना। चलें, कानूनी जंग वो अपनी लड़ रहे हैं, लेकिन एक सियासी पहलू है कि हर जमात को क्या इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है या नहीं है? ज़ाहिर है ये भी अपनी जगह पर एक सवाल है। और फिर इसके साथ कि जब एक बड़ी जमात अगर इलेक्शन में मौजूद नहीं होगी तो फिर इससे दूसरी जमातों के लिए भी राय हमवार हो सकती हैं। जिस तरह इलेक्शन हुआ है, फ्रॉड और बोगस इलेक्शन हुआ है, पिशावर में इलेक्शन हुआ है वो, और तमाम लोग बुला मुकाबला हुआ है, किसी के कागज जमा नहीं किए गए, किसी को मौका नहीं दिया गया कि वो दरखास्त जमा करा ले। तो वो तो जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन मैं नहीं, मीडिया वाले कह रहे थे कि ये सारा बोगस और फ्रॉड इलेक्शन है। तो जिसकी बुनियाद ही बोगस और फ्रॉड पे हो तो उस पार्टी को निशान देना मेरा ख्याल है। वो खुद उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये सब फ्रॉड है, बोगस है, जैली है, 2 नंबर काम हुआ है। हम तो नहीं कह रहे, उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं। वो ये अदालत में भी गए हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी है। तो इनको चाहिए था कि दुरुस्त तरीके से पूरे मुल्क में इलेक्शन कराते, दरखास्तें लेते, तो फिर जो इलेक्शन होता उसे इलेक्शन कमीशन कभी भी नल एंड वाइट। ठीक है। अच्छा राजा साहब, अगर आज से 2-3 माह पहले या 4 माह पहले हम चले जाएं तो उस वक्त किसी को भी यकीन नहीं था कि इलेक्शन होंगे और जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे, क्या तारीख होगी, कितना डिले हो सकते हैं, और एक बेयकीनी की फिजा थी। उस वक्त आपने ये तारीख दी कि फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो 2-4 दिन के फ़र्क से वो डेट दुरुस्त ही साबित हुई है। तो अब इलेक्शन डे के बाद, पोलिंग डे के बाद आप क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? हुकूमत साजी में कौन सी जमात सबसे बड़ी होगी, उसके साथ कौन कौन सी जमातें हुकूमत में शामिल होंगी? हुकूमत में शामिल होगी मेरे ख्याल के मुताबिक ANP भी शामिल होगी, काफ लीग भी शामिल होगी, मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल होंगे, और बलूचिस्तान की पार्टियां जो छोटी हैं वो भी शामिल होंगी, काफ लीग भी शामिल होगी। तो सब मिलके हुकूमत बनाएंगे। सही। और आज अब पंजाब में आप चूंकि काफली के साथ सीट एडजस्टमेंट वाले मामले को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो अब तक क्या कुछ तय हो चुका है? कितनी सीट्स और कौन कौन सी ऐसी सीट्स हैं जो कि काफली को आप पंजाब में देने जा रहे हैं? नहीं, ये चीजें तो इलेक्शन के बाद होंगी, लेकिन
इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अलायंस में शामिल हो। तो फिर सिंध में सर एमक्यूएम के साथ ये मामला होने जा रहा है और एमक्यूएम तो क्लेम करती है काफी सारे मामला तय हो भी चुके हैं, उनके वो डिमांड्स अपनी आपके सामने रख चुके हैं, और फिर वहां पर क्या मामला है, कैसे आगे बढ़ेंगे? एमक्यूएम के साथ हमारा इत्तेहाद हो चुका है, वो हुकूमत में हमारे साथ शामिल होंगे और उनके साथ मिलकर हम सिंध में इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए आगे। लेकिन राजा साहब अब हम ये देख रहे हैं कि जहां से शहबाज शरीफ साहब ने कागजात जमा कराए वहीं से मुस्तफा कमाल साहब ने भी कराए और एमक्यूएम मुस्तफा कमाल साहब को विड्रॉ करने के मूड में नहीं है, तो फिर ये इत्तेहाद जो आप कह रहे हैं कि हो चुका है, ये आगे चलेगा या फिर ये बस खत्म हो जाएगा इलेक्शन से पहले ही? 2-4 दिन में दस्तबरदारियां होनी है, तो कोई ना कोई पार्टी के अंदर एमक्यूएम की आदत बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा रियासत मुस्लिम रहनुमा मौजूद थे, वो कह रहे थे कि नून लीग सबसे बड़ी जमात होगी जो कि न सिर्फ पंजाब से बल्कि वफाक से भी कामयाबी हासिल करेगी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मुल्क की मईशत पर आज की जो सेनेट से खबर आई उसके बाद क्या असरात मुरतब हुए, इस पर गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और सेनेट से आज इंतखाबात के अल्तवा की जो करारदाद मंजूर हुई उसके बाद हमने देखा कि ज़ाहिर उसकी कानूनी तौर पर कोई लीगल वैल्यू नहीं थी। जो माहिरीन थे कानून के, उन्होंने बड़ी हद तक इसको वाज़ेह भी कर दिया, लेकिन पॉलिटिकली एक अपना इम्पैक्ट ये ज़रूर क्रिएट करने में कामयाब रही और स्टॉक मार्केट को आज हमने बड़ा डाउन होते देखा। तो किन किन सेक्टर्स को इस तरह की जो सियासी खबरें हैं वो मुतासर करती हैं, जबकि बज़ाहिर हम इस वक्त देख रहे हैं कि इकॉनमी में जो अशारियाँ हैं वो बड़ी मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। SIFC की फॉर्मेशन हुई है, अभी IMF की दूसरी इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को मिलने जा रही है। तो आगे पाकिस्तान की माशी हालत कितनी बेहतर होने जा रही है और इस तरह की खबरों से जो गैर यकीनी पैदा होती है उससे मार्केट किस हद तक मुतासिर होती है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। जुबैर मोतीवाला साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद। जुबैर साहब, ये आज जो खबर सामने आई, हमने देखा था जब कारोबार का आगाज़ हुआ स्टॉक मार्केट में भी और ओवरऑल तमाम सेक्टर्स में, तो बड़ा बेहतर मार्केट जा रही थी। इस खबर के आने से कोई 850 पॉइंट्स के करीब हमने मार्केट को नीचे जाते देखा। तो इस तरह की खबरें आती हैं, मार्केट इस हद तक क्यों मुतासिर होती है जबकि उनकी जो वजाहत होती है वो अभी आना बाकी होती है? इनिशियली इतना ज़्यादा डैमेज हो जाती है मार्केट? देखिए, बात यह है कि इस तरह के वाकयात जो है ना, सेनेट हमारा सुप्रीम बॉडी है, अपर हाउस जिसको कहते हैं, अगर वहां से कोई करारदाद पास होती है तो लाजिम और मुलजुम उसका असर तो आएगा। अब देखिए, हम खबरें सुन रहे थे कि इलेक्शन हो रहे हैं, फिर कहे इलेक्शन नहीं हो रहे, फिर कह रहे हो रहे हैं। तो ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, ये सबसे ज्यादा जो है ना इंजर्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज के सेंटिमेंट्स को, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज दुनिया भर में सेंटिमेंट्स पे चलती हैं, खबरों पे चलती हैं, अचानक होने वाले वाकयात के ऊपर उसका बड़ा गहरा असर होता है। इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज रिएक्ट करता है। और ये अगर उन्होंने कहा है 850 पॉइंट गिरी है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वाई दिस बेयकीनी की सूरत है। और वहां मुझे समझ में नहीं आता है, सेनेट में तो सारी पार्टियां मौजूद है, इल्तवा की क्या करारदाद पास हुई, सारे लोगों ने वोट दिया कि कुछ पार्टियों ने दिया, मेजोरिटी से पास हुआ, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, ये जो चीज है ये तो डेफिनेटली एक वेव भेजेगी और उसी की वजह से जो है स्टॉक एक्सचेंज ने रिएक्ट किया। और मैं समझता हूं कि अगर ये कानूनी माहिरीन ने और इलेक्शन कमीशन ने खुलासा कर दिया है तो कल बेहतर सूरत हाल होगी इंशाल्लाह। अच्छा, और सर जो सरमाकारों का ये एतमाद होता है, ये इस तरह की किसी एक खबर से इतना ज़्यादा क्यों मुतज़लज़ल हो जाता है, क्यों इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं या हिल जाते हैं? और ये जो इतने ज़्यादा मार्केट में हम नंबर्स देख रहे होते हैं कि वो एक डाउनफॉल का शिकार हो जाती है, एक बड़ी गिरावट आ जाती है, तो ये क्या सरमाकार अचानक से अपना सरमाया वहाँ से निकाल लेते हैं, हटा लेते हैं? ये वजूहात क्या होती हैं इसकी? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो दो तरीके से चलती है। एक तो जब ये ऊपर जा रही होती है तो सब ऊपर का ही देखते हैं, स्टॉक वालों का एक सिस्टम है, वो जो है नीचे कभी देखते ही नहीं, अभी ऊपर ही जाएगी, जो माल मिलता है ले लो, कल कुछ नहीं मिलेगा। और जब ये नीचे जाती है तो बोलते हैं कुछ नहीं बिकेगा, आज जो बिकता है वो बेच दो। ये फिनोमेना है स्टॉक एक्सचेंज का। तो जब आप ऊपर जाती है उसको मार्केट को देखते हैं, तो ऊपर जब मार्केट जाए, आप देखें 65,000 पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुई, ये इतना बड़ा जो है ना संग मील हुआ। अब इसमें दो पहलू हैं, एक ये है कि जब मैंने पैसे इन्वेस्ट किए और जब मुझे लगता है कि यार ये जो ना ये बहुत मुझे पैसे बच गए, 60,000 पॉइंट थे जब लिया, आज 65,000 पॉइंट है, वो करेक्शन करते हैं, ऑफलोड करते हैं, अपने प्रॉफिट को बांधते हैं कि भाई प्रॉफिट मैं अपने घर में ले जाऊं, ताकि जो है ना प्रॉफिट के बाकी के जो शेयर है उसके ऊपर हमारी एवरेज कम हो जाए, ताकि अगर कल बाजार टूटे भी तो नुकसान कम हो। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये है कि एक भेड़ चाल होती है जिसमें जो ना बड़े घर क्या ले रहे हैं, मैं भी वही माल ले लूं,
फिर वो माल जब नहीं मिलता सप्लाई एंड डिमांड में तो उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये करेक्शन है, सेंटिमेंट्स हैं, कुछ खराब खबरें हैं, कुछ पाकिस्तान की मईशत के हाल है, लेकिन अब पाकिस्तान की मईशत को आप देखें बेहतर हो रही है। आज रिजर्व जो है वो 8 बिलियन को क्रॉस कर गए और आपका एक्सपोर्ट्स फूड आइटम का तो बहुत बढ़ गया है, 400% जो है उसमें बेहतरी आई है। सेसमे सीड के अंदर 500% का इजाफा हुआ है, राइस के अंदर 29% का इजाफा हुआ है। तो मतलब अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें तो चीजें इंप्रूव हो रही हैं। तो जुबैर साहब, जाहिर है कि ओवरऑल सारी ये जितने भी फिगर्स हैं ये इंप्रूव हो रहे हैं और अगले 35 से 40 दिन बड़े ही क्रूशल होंगे पाकिस्तान के लिए कि उसमें एक नई हुकूमत ने आना है और फिर वो पूरी हुकूमत साजी और नई काबीना बनती है, और उसके साथ साथ जो IMF की दूसरी किस्त है अभी $70 करोड़ की, वो भी पाकिस्तान को मिलनी है। तो इसके बाद रिजर्व में भी पाकिस्तान के इजाफा होगा, पाकिस्तान की जो आगे पेमेंट्स होनी है वो सिचुएशन भी बेहतर होती है। आप देख रहे हैं नई हुकूमत के लिए मुआशी एतबार से चैलेंजेस कितने बड़े होंगे कि वो फौरी तौर पर आएंगे, उनको आगे बजट की भी तैयारी करनी है और उस दौरान जो ये सारे मौशी मामलात होंगे वो भी देखने। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी थोड़ा सा इससे भी जो है ना ये है कि ये कैसे बहुत अर्जेंट बजट बनाना पड़ेगा, फिर IMF के साथ हमने फिर ट्रेंच लेनी है, उसके अंदर जो है ना वो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि IMF का अमाउंट का मसला नहीं होता, हम तो अमाउंट दूसरी जगहों से जब मिलेगा जब IMF हमको जो है ना क्लीन चिट दे दे। ये क्लीन चिट मिलती है तो इसका मतलब ये है कि यू आर केपेबल इनफ टू रन द इंडस्ट्री और आप अपने बजटरी कंस्ट्रेंट्स को देख रहे हैं, आप आगे जो है ना टैक्सेशन मेजर्स प्रॉपर ले रहे हैं, तो बाकी लोगों को होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह से आप टर्की जाएं तो अमेरिकन वीजा लगा होगा तो आपको एयरपोर्ट पे वो वीजा दे देंगे। यही सूरत हाल होती है कि जब IMF जो है ना, जब आपके पास IMF जब सिग्नेटरी होते हैं, IMF के प्रोग्राम में होते हैं, इसका मतलब एक IMF सर्टिफाइड कंट्री है, उससे जो है ना फिर आपकी वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, पेरिस क्लब है, लंदन क्लब है, ये जितने इदारे हैं जो लोन देते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। प्लस आपके जो फॉरेन बॉन्ड्स होते हैं दुनिया के अंदर जो हमने बॉन्ड किए हैं जो फ्लोट किए हैं उसकी प्राइसेस में बेहतरी आ जाती है। अब देखें प्राइसेस में काफी बेहतरी आ गई है और जो जहां ये 50% से नीचे चला गया था, कल मैं पढ़ रहा था कि वो 92% पे वापस आया है। तो मतलब जाहिर है ये इंडिकेटर से ही आया है और इसके आगे उस जो मामलात हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हुआ है, फिर आपका जो आपका रिजर्व हैं वो बेहतर हुए हैं। अब जरूरत इस बात की है कि इसी गवर्नमेंट के अंदर विद इन दिस मंथ जो बाकी के मामलात हैं उनको ठीक करें। ये जो 22% इंटरेस्ट रेट है बहुत ज्यादा है, इट हैज टू गो डाउन टू एटलीस्ट मिनिमम 12-13% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस वक्त फिर सिंगल डिजिट की हम बात करते हैं, तो ये 2 स्टेजेस के अंदर इसको लेके जाना है। फिर यूटिलिटी की प्राइसेस को हमने नीचे लाना है ताकि एक्सपोर्टर जो है वो जो है वो कम्पीट कर सके दुनिया की मार्केट में, और वो जब कम्पीट कर सके तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, अगेन आपका रिजर्व और बढ़ेगा और हमारे पास जो है ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। और एक्सपोर्ट बढ़ने से बहुत सारी जो है ना चीजों के जो है ना आपके बहुत सारे लोग और बहुत सारे कारोबार ठीक हो जाते हैं। और जो इस वक्त जो फजा है एक बहुत ज्यादा, आप देखें ना, आप समझते हैं मंदी की फजा है, उसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन मैं उम्मीद हूँ इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं जरूर इस बात का एम्फेसिस करता हूँ इसी गवर्नमेंट के अंदर, इंटीरियम गवर्नमेंट में जो उन्होंने काफी सख्त स्टेप लिए, अब जरूरत इस बात की है कि सूदिंग स्टेप्स, रिलीफ वाले स्टेप, इंडस्ट्री को चलाने वाले स्टेप लेने की बहुत सख्त जरूरत है। तो जुबैर साहब, आप समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट को तो आप ऑलमोस्ट हाफ करने की बात कर रहे हैं, हाफ से भी कम पर लाने की आप बात कर रहे हैं, जो इस वक्त जिस पोजीशन पर वो है 22% पर, तो ये इतनी कैपेसिटी इस वक्त पाकिस्तान, इतनी गुंजाइश मौजूद है पाकिस्तान की इकॉनमी में इस वक्त, और इतना बड़ा फैसला क्या ये निगरान हुकूमत ले सकती है? फिर जब मुंतखब हुकूमत आ जाएगी इलेक्शन के बाद, फिर ये उससे आपकी डिमांड होगी और शायद वो बेहतर तौर पर कोई फैसला कर सकें इस बारे में, और इसका फायदा किस किस सेक्टर को होगा बराह रास्त? नहीं, स्टेट बैंक को हमने इंडिपेंडेंट कर दिया पिछली गवर्नमेंट में। स्टेट बैंक इज इंडिपेंडेंट और वो अपने आशारिया देखती है और उसी से वो अपना डिटरमिन करती है क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। अगर आप इसको देखें तो इन्फ्लेशन से डायरेक्ट रिलेटेड है, और ये जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो ये कूल डाउन करना होता है इकोनॉमी को। जब हीटअप हो जाती है इकोनॉमी तो हम उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं ताकि कूल डाउन हो जाए और चीजें इंपोर्ट कम हो जाए। इंपोर्ट जब कम होगा तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड अकाउंट डेफिसिट पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, इसके लिए वो जो है इंटरेस्ट बढ़ाए जाते हैं। अब अगर हमारा आप देखें इट्स फर्स्ट टाइम कि 11 जो है ना आपका बिलियन का डेफिसिट रह गया है करंट अकाउंट के अंदर, ये बहुत खुशकुन है। तो आई थिंक विद दीज नंबर्स
मैं समझता हूं, जो मेरी नाकिस राय है, कि इसमें हम इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल नीचे ले जा सकते हैं। आप रीफाइनेंस को लिबरली दे सकते हैं। फिर आपका जो है ना लॉन्ग टर्म लोन्स इन्वेस्टमेंट के लिए आप फिर उसको इजरा उसका कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें आगे थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन चूंकि वक्त कम है और इन्होंने सारे रिफॉर्म्स लेके आए, SIFC जो है इसी गवर्नमेंट ने लाए हैं, उसके ऊपर लोगों को बड़ा एतमाद है। UAE हुआ कि सऊदी अरब हुआ, सबने कमिटमेंट्स की हुई हैं, कतर ने, कुवैत ने, तो इन तमाम चीजों का जब हुआ है तो इनको बड़ा फास्ट आज से चलना पड़ेगा, घंटे गिन के, और इन सारे रिफॉर्म्स को भी लाना पड़ेगा। जो रिफॉर्म्स किए हैं स्ट्रिक्ट वाले, उसको उसकी शिद्दत को कम करने के लिए हमने आगे कुछ ना कुछ इसके ऊपर करना पड़ेगा, और हम उसको रिलीफ इंडस्ट्री को, आज मेरी बात हुई है एनर्जी मिनिस्टर से, दे आर कमिंग अप विद अ विंटर पैकेज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम होंगी, काफी हद तक कम होंगी, जिससे हम लेवलाइज टैरिफ साल का बढ़ जाएगा। क्योंकि आज हमारे पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो इंडस्ट्री को देने की बात की उन्होंने, मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त है, उसको जो उनको करना चाहिए। इंडस्ट्री को सस्ती गैस भी चाहिए, और जिस तरह गैस की बढ़ती कीमतों पर जो इस वक्त रिजर्वेशंस हैं इंडस्ट्री के प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को भी रोका गया, वो जो कुछ वो कर सकते हैं अपने मुतालबात के हक में वो कर गुजरे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई रिलीफ मिलता उनको नजर नहीं आ रहा। इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स तो सब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री क्यों इस वक्त ज़ुबानी का शिकार है? नहीं, ये तो हमने कोई डर नहीं छोड़ा, जिनसे बात नहीं की। हमने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की, SIFC से मीटिंग की, हमने मिनिस्टरों से मीटिंग की, सबसे की है, सबको हमने समझाया है। हमारी समझ में ये बात नहीं आती। अभी जो उन्होंने बात की इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस सब्सिडी की, ठीक है ना जी, तो इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को हम ओवरलोड कर रहे हैं डोमेस्टिक को सब्सिडाइज करके। बिल्कुल यही बात गैस में है। अब वहां तो एक और मॉन्स्टर है, फर्टिलाइजर की भी क्रॉस सब्सिडी आप इंडस्ट्री से ले रहे हैं। आप गैस की कॉस्ट 1350 रुपए, आप हमसे 2400 रुपए और 2500 रुपए ले रहे हैं। तो ये मतलब ये क्या चीज है, कौन से पैसे हैं? गवर्नमेंट नफा नहीं कर रही। ये फर्टिलाइजर को जो सस्ती गैस दे रहे हैं 580 रुपए की, उसका ये अमाउंट है जो हमसे ले रहे हैं। डोमेस्टिक के अंदर जो लाइफ लाइन कंज्यूमर, उनको जिसको जो कम दामों में इलेक्ट्रिसिटी है वो हमसे ले रहे हैं। वो हमने यही कहा था, और आज वो करने जा रहे हैं जो हमने पहले कई महीनों पहले कहा। और हमने वे आउट किया जुबैर साहब, ये कि आप पर से भी लोड कम हो जाए और उन पर भी लोड ना पड़े, इसका कोई वे आउट फिर आपने गवर्नमेंट के सामने रखा है? आप आइडल कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं IPPs को, आप टेक और पे की बुनियाद पर आपने जो ना इलेक्ट्रिसिटी ली हुई है, और आपका पीक आवर कंजप्शन 12-13 हजार रह गया है, और ऑफ पीक आवर में 5-7 हजार का कंजप्शन है। आपने बिजली तो बेचनी चाहिए ना, ताकि आपको आइडल कैपेसिटी की चार्ज नहीं देना पड़े। अब वो आप एनर्जी का मिक्स ठीक करने जा रहे हैं, वो दूर की बात है। इसी तरह से गैस के अंदर आपको अगर गैस का कंजप्शन कम करना है तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस कम करनी पड़ेगी, और गैस की प्राइसेस कम करके आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। आज हम 2 दिन गैस बंद रख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि 28% हम अपना लॉस कर रहे हैं। वी कांट एक्सपोर्ट मोर, और जब हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो लोगों को हमारे पर भरोसा खत्म हो जाता है, और हम अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं देते, वो भी हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। तो इन तमाम चीजों को जो है ना एक बिल्कुल आप ऐसे नहीं देख सकते कि चलो अच्छा मैं देख रहा हूँ इसको कर लूंगा। इसको मैं तो समझता हूँ घंटों की बुनियाद पर, हर घंटे में उसका जो है ना तजिया करके उसको किसी न किसी तरह से गैस की प्राइसेस को इतना कम कर 1350 रुपए ओगरा ने डिटरमिन किया, उसके बाद 5% और ले लेगा इंडस्ट्री को। आपने पिनलाइज ही करना है। मतलब दुनिया में कहीं इंडस्ट्री को कोई पिनलाइज नहीं करता, सपोर्ट करता है। इट इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो पिनलाइज करती है और क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री से लेती है। मेरी समझ में तो कभी भी नहीं आया, ना आएगा। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोती हमारे साथ मौजूद थे, और जो मसाइल हैं इस वक्त कारोबारी हल्के के, वो उन्होंने हुकूमत के भी सामने रखे, उस प्लेटफॉर्म के जरिए भी हुक्काम बाला तक पहुंचाने की कोशिश की। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।